जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो क्षार होता है उसका एक महत्व रहता है कि क्षार कल्पना जब दिया जाता है ना, तो जहाँ पर कफ का संघात बहुत ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स को हमें डिसॉल्व करना होता है, ताकि ना हम लोग का जो स्त्रोतोरोध है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति को भंग करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मैं आज योग बताने के लिए आया हूँ, इसका नाम है कल्याणक क्षार। कल्याणक क्षार जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेडिसिन है, जो हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा प्रमुखता से यूज होता है, और इसका नाम है कल्याणक, जो कल्याण करता है और बहुत भयंकर बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। वही मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो हम लोग ना देखेंगे कि कल्याणक क्षार बनता कैसे है। तो सहस्त्र योगम जो साउथ इंडिया की बहुत प्रसिद्ध किताब है, उसमें कल्याणक क्षार के बारे में उल्लेख है। तो ये क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले ऐसा पता है कि त्रिकटु त्रिपटु श्रेष्ठा दंत्य रुष्कर चित्रकम जर्जरम स्नेह मुत्राक्तम अंतर्धूमम विपाचयेत शराव संदोमृत लिप्ते शार कल्याण काव्य सपीतः सर्पिषा युक्तो भुक्ते व स्नेह स्निग्ध भोजिनाम उदावर्त विबंधार्शो गुल्म पांडुतर कृमिन मुद्रा संगश्मरी शोफ हृद्रो ग्रहणी गदान प्लेह में प्लीह रुजानाह श्वास का सांक्ष नाशयेत। इतना बढ़िया द्रव्य है। इसमें देखिए सारे दीपन पाचन करने वाले द्रव्यों को क्षार बना के, मतलब उसका क्षार विधि से बनाने के लिए बताया है। वह क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली लेना है, फिर त्रिपटु नाम का एक वनस्पति होता है वह ले लेना है, श्रेष्ठा नाम की वनस्पति लेना है, दंती लेना है। दंती आप लोगों को पता है कि विरेचन करने में श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर दंती का उष्णत्व तीक्ष्णत्व को ध्यान में रखते हुए यह क्षार में प्रयोग किया है। फिर अरुष्कर नाम की वनस्पति ली है और चित्रक लिया है। चित्रक भी कटु कटु उष्ण रहता है, बहुत ज्यादा दीपन पाचन द्रव्य रहते हैं। ये ले लिया और इसको ना स्नेह में ये सारे चूर्ण को ले लेना है, यवकुट चूर्ण को, और इसको स्नेह में डाल देना है। कोई भी आप घृत ले लीजिए या तेल ले लीजिए, जो भी इंटरनली लिया जाने वाला तेल है या घृत है, और उसको लेने के बाद गोमूत्र में भिगो कर इसको रखना है और अंतर्धूम विधि से इसको भावित करना है। उसके बाद में इसको पाचित करना है। मतलब अंतर्धूम विधि क्या होता है कि अंदर ही अंदर धुआं जा रहा है और इसका पाक हो रहा है। और यह अंतर्धूम विधि का पाचन कैसे होता है, तो दो सराव ले लेते हैं, मिट्टी का जो ये रहता है सराव संपुट रहता है, सराव के बीच में डाल के और संधिलेप करने से और उसको जलाते हैं, अंदर ही अंदर धुएं से यह पक जाता है और यह एकदम राख भी नहीं होता है। राख के पहले की अवस्था रहती है, तो ये क्षार कल्पना रहता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको त्रिकटु लेना है, त्रिपटु लेना है, उसके बाद में श्रेष्ठा नाम की वनस्पति लेना है, दंती लेना है, अरुष्कर लेना है, चित्रक लेना है, और इसको स्नेह की भावना दे देनी है, थोड़ा स्नेह में घोल देना है। मतलब हम लोग थोड़ा मर्दन कर देते हैं, ऊपर ऊपर स्नेह लग जाना चाहिए। उसके बाद में गोमूत्र का भी थोड़ा भावना दे दिया, गोमूत्र भी है वह भी क्षारीय होता है। उसके बाद में क्या करना है कि दो सराव संपुट में डाल के और इसके अंदर सराव संपुट के बीच में डाल के उसको कवर कर देना है मुल्तानी मिट्टी से, और जिस तरह से हम लोग कोई पुट देते हैं उस तरह से पुट दे देना है। पुट देने से क्या होगा कि अंदर ही अंदर धुआं से बिना ऑक्सीजन के पक जाएगा और इस तरह से ये क्षार बन जाता है। इसका प्रयोग जो है यह एक एक चुटकी के मात्रा में, मतलब 125 mgm एक एक रत्ती की मात्रा में या एक एक गुंजा की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो अब ये क्षार है तो बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, तो इसका प्रयोग, और ये खुद भी सारे द्रव्य जो है त्रिकटु है वह भी कटु कटु उष्ण है, शुंठ मरीच पिपली सारे कटु है और यह पेट में जाने के बाद तीखा ही बनते हैं। त्रिपटु है वो भी बहुत ज्यादा तीखा है, दंती है वो भी कटु कटु उष्ण है, चित्रक है वो भी कटु कटु उष्ण है। सारे द्रव्य जो है केवल इसमें केवल हम शुंठी देखेंगे तो वो मधुर विपाक, लेकिन उष्ण वीर्यात्मक सभी है। शुंठी को छोड़कर सारे द्रव्य जो है वह कटु विपाकी है। जब ये पेट में जाते हैं तो फिर यह बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है, जहां पर कफ की वजह से आवरण हो गया है या आम की वजह से आवरण हो गया है, वह आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग करके स्त्रोतस को खोल देते हैं। यह होना भी बहुत जरूरी है। और क्षार कल्पना इसलिए बताई है कि यह सूक्ष्म जब हो जाता है तो ये ज्यादा अच्छे से शालन कर्म करता है और स्त्रोतस को खोलने का काम करता है, इसलिए इसको क्षार कल्पना। और नैनो पार्टिकल्स जो जला हुआ पार्ट है वो नैनो पार्टिकल्स में ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब इसका प्रयोग घृत के साथ करने के लिए बोला है, एक एक चुटकी खाने के बाद प्रयोग करने के लिए बोला है। अब इससे क्या क्या फायदा होता है, तो उदावर्त जो रहता है, अब उदावर्त होने का कारण क्या होता है कि मल का वेग रोक दिया, मूत्र का वेग रोक दिया,
फिर अपान वायु का वेग रोक दिया, तो वायु जो रहेगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और पूरा स्रोतस जो है अन्न व स्रोतस वह उदावर्त में पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा, और मल जो है वो रुक जाता है, अपान वायु नहीं निकल पाती है, मल मूत्र रुक जाता है और पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है। वहां पर मल का पाचन होके और फिर वहां पे क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है ताकि वायु निकल जाए। तो वह काम जो कल्याणक क्षार है वह करता है, क्योंकि उदावर्त की अगर चिकित्सा नहीं किया गया तो हृदय पे उसका आघात होगा और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए उदावर्त में ये बहुत अच्छा काम करता है, उदावर्त को निकाल देता है। इंटरनल मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और हम लोग अपने प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करते हैं, हमें बहुत सफल चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से विबंध अगर हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो यह दंती डाला हुआ है, तो दंती का मतलब है ही कि वो विरेचन करने में दंती जो है, दंती मूल है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दंती जो रहता है वह विरेचन करता है और क्षार भी है, तो यह साम मल जो हम लोगों ने पढ़ा है, साम मल का ये पाचन कर देता है, मल का अनुलोमन कर देता है। उसके बाद में अर्श व्याधि जो है, अर्श व्याधि में भी क्या होता है कि अति मल संचयात और अग्निमांद्यत, तो ये जो कल्याणक क्षार है ना, अग्नि को प्रदीप्त करता है और यह जो क्षार में जो डायलेटेड रेक्टल वेन्स रहती है उसका भी ये पाचन कर देता है, तो डायलेटेशन ठीक करके अर्श व्याधि में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से गुल्म व्याधि अगर हम लोग देखेंगे तो गुल्म व्याधि में भी क्या रहता है कि वायु का ही प्रकोप रहता है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति रहती है। गुल्म में बायगोला रहता है, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में गोला जमा रहता है, एक तरह से ट्यूमर टाइप रहता है और जो इधर उधर हिलते रहते हैं। तो गुल्म व्याधि में भी वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, तो कल्याणक क्षार जो है वह गुल्म व्याधि में भी श्रेष्ठ काम करता है। उसी तरह से पांडु रोग जो है, पांडु रोग में कफज पांडु ज्यादातर अगर हम लोग देखेंगे तो कफज पांडु में भी कफ का संघात होना, दूर होना बहुत जरूरी है और अग्नि का बढ़ना बहुत जरूरी है। और घृत के साथ जब हम लोग देते हैं तो स्नेहन करता है और वह अग्नि मान्यता को ठीक करता है, क्योंकि कोई रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो ऐसा बताया है। उसी तरह से उदर व्याधि में भी जल संचिति रहती है, आम रहता है बहुत ज्यादा और जलोदर असाइटिस रहता है, उसमें भी अग्नि मान्यता को ठीक होना बहुत जरूरी है और विरेचन होना बहुत जरूरी है, वायु का अनुलोमन होना जरूरी है, मल निकलना जरूरी है। तो दंती जो डाला हुआ है वो इसी उद्देश्य से डाला है कि वो विरेचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, पूरा स्त्रोतस जो अवरुद्ध है उनको ये ठीक कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से कृमि रोग जो रहते हैं, कृमि रोग में कृमियां निकलना बहुत जरूरी होता है और कृमियों का संघात होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कल्याणक क्षार का प्रयोग करते हैं तो वह बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि को मरना बहुत जरूरी है और कृमि का मतलब अनुलोमन होना भी बहुत जरूरी है। निदान परिवर्जन, आशापकर्षण और शोधन, यह जो हम लोग चिकित्सा करते हैं, प्रकृति विघात, निदान, आशापकर्षण, निदान परिवर्जन, यह जो रहता है वह बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्लीहा रोग में बहुत अच्छा काम करता है, अनाह में अच्छा, प्लीहा रोग में भी क्या रहता है, स्प्लिनोमेगल रहती है, स्प्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी इसका रोल ऐसा रहता है कि यह अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग कर देता है, विरेचन करता है, कल्याणक क्षार वायु का अनुलोमन करता है, दोषों को निकालता है, तो प्लीहा पे जो जोर पड़ रहा है और जो इन्फेक्शन है वह पूरी तरह से ठीक होता है। और क्षार का मतलब यह है कि आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन करता है फिर विशोषण करके स्त्रोतस को खोल देता है। जैसे कि साबुन का पानी रहता है, आप लोगों ने डिटर्जेंट पाउडर में देखा होगा, हम कपड़े डालते हैं तो क्या करते हैं, पहले झाग कर देता है और उसके बाद में जब हम पानी से वॉश आउट करते हैं तो वो धो देता है। आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, इसी उद्देश्य से प्लीहा रोग में भी अच्छा काम करता है, अनाह में भी अच्छा काम करता है। अनाह में भी साम मल बहुत ज्यादा जमा रहता है, तो वहां पर भी अनुलोमन होना जरूरी है, मल का पाचन होना जरूरी है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक होना जरूरी है। श्वास व्याधि अगर देखेंगे तो श्वास व्याधि में तो कोई भी जो क्षार का प्रयोग होता है, जैसे कि आप लोगों ने अपामार्ग क्षार देखा होगा, अलग फिर यवक क्षार का टंकन क्षार आप लोगों ने देखा होगा, तो वह भी बहुत अच्छा होता है, ब्रांको डायलेटर रहता है, कफ का विलयन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, इसलिए इसका नाम है कल्याणक क्षार। यह कल्याण करता है, स्त्रोतस को खोल देता है, वायु अनुलोमित हो जाता है, अग्नि को बढ़ा देता है, पेट साफ कर देता है, मल को निकाल देता है। इसलिए श्वास व्याधि में, कास व्याधि में भी अगर उदान वायु और अपान वायु और प्राण वायु, ये तीनों वायु जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो खांसी आती है और इन्फेक्शन पूरी तरह से होता है। कफ जो रहता है वह बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोध करता है, स्त्यान कफ रहता है, लीन कफ रहता है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। इसी तरह से ग्रहणी विकार में, ग्रहणी विकार में भी खासकर कफज ग्रहणी में कफ का आवरण रहता है और ग्रहणी कला जो रहता है पित्त का सिक्रीशन अच्छे से नहीं कर पाता है, पूरा डिओडिनम का जो लेयर है, इलियम है, जेजुनम है, वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो जो ग्रहणी कला है उसको भी ये
स्टिमुलेट करता है, क्योंकि क्षार है और सारे दीपन पाचन करने वाले उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य हैं, इसीलिए इसका प्रयोग वहां पर भी होता है। इसी तरह से हृदरोग जब रहता है, खासकर कफज हृदरोग में, जहां पर कफ के वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे हृदरोग में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर शोफ व्याधि जो रहता है, शोथ, पूरा शरीर में क्लेद क्लेद जमा हो जाता है, स्त्रोतस शुद्ध नहीं होते हैं, और जो क्लेदस से मूत्र वाहनम ऐसा बोलते हैं, मूत्र अच्छे से नहीं निकल पाता, और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, पूरा शरीर में सूजन आ जाती है, उसमें भी स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति को भंग करने के लिए यह कल्याणक क्षार का प्रयोग होता है। इसी तरह से अश्मरी व्याधि होती है, किडनी स्टोन जब रहता है तो वहां पर भी स्टोन जो रहता है उसका भेदन होना बहुत जरूरी है, और कल्याणक क्षार का प्रयोग हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं तो यह अश्मरी को भेदन कर देता है, मूत्र को अच्छे से निकालता है, वायु का अनुलोमन कर देता है अश्मरी। और इसमें अश्मरी भेदन वाले बदराश में चूर्ण, हजरल यहूद भस्म, त्रिविक्रम रस भी देना पड़ता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, इसलिए कल्याणक क्षार का प्रयोग होता है। बहुत सारे जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है, उसमें भी कल्याणक क्षार का प्रयोग करते हैं ना, तो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिजोल्व करने में कल्याणक क्षार का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल ऐसा पाया गया है। फिर इसी तरह से मूत्र संघ हो गया, जब रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मूत्र जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, कफ है, कफ है, और वहाँ पर आम संचित है या स्त्रोतो किसी न किसी कारण से मूत्र रुक गया है, वहाँ पर वायु का अनुलोमन होना जरूरी है। जिस वजह से कफ की वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा स्त्यांता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति हुई है, उसको निकलना बहुत जरूरी है, उसका पिघलना बहुत जरूरी है, डिजोल्व होना जरूरी है। इसलिए मूत्र संघ में जब इसका प्रयोग किया जाता है, वो भी खाने के पहले, जब अपीडक्स नहीं दिया जाता है, 25 ml खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद हम घी पिलाते हैं, और उसके साथ में यह एक एक चुटकी सुबह शाम खाने के पहले दिया जाता है, क्योंकि अपान वायु पे काम करना है, तो यह मूत्र संघ को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो कल्याणक क्षार का प्रयोग बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। मैं एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, इसमें ऐसा बताया है कि त्रिकटु त्रिपटु श्रेष्ठा दंती औषध चित्रकम जर्जरम स्नेह मुद्राक्तम अंतर्धूमम विपाचेत सरावसंदो मृतलिपेत क्षार कल्याण काव्यः सपीतः सर्पिषा युक्तो भुक्ते वा स्निग्ध भोजिनाम उदावर्त विबंधार्शो गुल्म पांडुदर कृमिन मूत्र संगाश्मरी शोफ हृद्रोग ग्रहणी गदान प्लेहम मेह प्लिया रुजानाः श्वास काशांश नाशेत। इस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन सी व्याधि में प्रयोग होता है, तो उदावर्त में, विबंध में, अर्श में, गुल्म में, पांडु रोग में, उदर रोग में, कृमि में, मूत्र संघ में, अश्मरी में, शोफ में, हृदरोग में, ग्रहणी के रोगों में, मेह में, प्लीहा रोग में, आनाह में, श्वास में, कास में, इन सब में बहुत अच्छा यूज होता है। अब आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग सहस्त्र युगम नाम का पुस्तक देखिए और उसमें इसके बारे में देखिए कल्याणक क्षार, और इसका प्रैक्टिस में यूज करिए। प्रैक्टिस में यूज करने के बाद आप लोग हमें बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपना लेक्चर समाप्त करने के पहले आप लोग का ये मैं जो कमेंट्स है वो देख लेता हूँ। आप लोग अपने प्रश्न कृपया यहाँ पूछ लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अभी मेरे पेशेंट हैं इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी जाधव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल्याणक क्षार जो है ना, यह मार्केट में मिलता है या आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जैसे त्रिकटु है, ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल रहती है मार्केट में, तो आप लोग ला के खुद भी बना सकते हैं, या फिर कढ़ाई में डाल के उसका ढक्कन लगा के और ये सारे द्रव्य डाल के घी ऐसे मिक्स करके, अगर जिसको गोमूत्र अलाउड नहीं है, गोमूत्र से गिनाते, आप केवल घी में लपेट के और इसको जला दीजिए। पूरी तरह से राख नहीं होना चाहिए, क्षार तक ही रहना चाहिए। थोड़ा सा मतलब ब्लैकिश ब्राउनिश हो गया तो ये क्षार बन जाता है, और इसको एक एक चुटकी ही देना है। क्षार का अति सेवन जो है चरक संहिता में बताया है, विमान स्थान पहला अध्याय में, कि क्षार, लवण और पिपली इसका सेवन ज्यादा नहीं करना है। जब तक व्याधि है तब तक इसका इलाज मतलब प्रयोग करना है, उसके बाद में जब प्रयोग हो गया तो बंद कर देना है। मतलब ज्यादा दिन तक ये देने वाली दवाई नहीं है। और मैंने जो डोज बताया एक एक चुटकी इतना ही सफिशिएंट रहता है। मैं यूज करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है, इसका ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाता है इसका। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आकांक्षा जी नमस्ते। डॉक्टर गोपाल कुमार जी नमस्ते। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते।
जी, आपने अभिषेक मिश्रा जी ने बहुत बड़ा अच्छा चीज बताया। त्रिपटु इस त्रिलवण, सेंधा नमक, सर्वरचल नमक और विड़ लवण, इसको त्रिपटु बोलते हैं। बहुत अच्छा बात बताया, ये मैं बताना भूल गया था, मुझे भी ये बात मालूम है। सेंधा नमक, सर्वरचल नमक, तीन तरह के नमक होते हैं, सेंधा नमक, सर्वरचल नमक और विड़ लवण को त्रिपटु बोलते हैं। तो इसमें लवण जो है वह भी स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को भंग करता है, नमकीन होता है यह क्षार, और यह क्या करता है, कफ को विलेहित करता है, इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। और मैंने यूज़ किया है, हम लोग जैसे नारिकेल लवण यूज़ करते हैं तो उसमें भी लवण रहता है, अर्क लवण यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से लवण से बनाया हुआ जो क्षार रहता है ये बहुत ज़्यादा स्त्रोत और प्राणवय स्त्रोत जो रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवानी जी बोल रही है कि इसका प्राइस क्या है, मुझे पूछना पड़ेगा मार्केट में क्या है, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना श्रेष्ठ चिकित्सक हैं भारत के, आप लोग को कोई भी चीज अर्श में डोज, अर्श में हो या कोई में भी एक एक चुटकी ही दिया जाता है पूजा जी। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। डॉक्टर दीपक जी बोले किस कंपनी का है, मैं कंपनी में यूज नहीं करता इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। अनुलोमक द्रव्य भी देना होता है, आप अनुलोमक द्रव्य तक्र दीजिए, घी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, और इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी दे देता हूँ, जिनको आना है इंटरेक्टिव सेशन में इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। मुझे सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना, तो अभी मेरे पेशेंट आए हैं, मुझे उनको भी ध्यान देना है। मैं आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन का ये दे देता हूँ, पासवर्ड आईडी दे देता हूँ, और हम लोग कल और चर्चा करेंगे अलग द्रव्य पे। एक मिनट में पासवर्ड आईडी दे देता हूँ। हाँ, मैं पासवर्ड दे देता हूँ आप लोगों को। और अभी नवंबर का गूगल फॉर्म आ गया है, कृपया उसको आप लोग कर दीजिए। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं श्रुति निगम मैम का लेक्चर लीजिए बाल रोग के लिए। जी मैं ये डिसाइड नहीं करता हूँ, ये आयुष दर्पण की टीम डिसाइड करती है। मेरा लेक्चर मैं बता सकता हूँ कि मेरा लेक्चर कब होगा, बाकी जो है वो आयुष दर्पण की टीम डिसाइड करती है। तो मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को, नमस्ते।